नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। अगर ये कहें कि राज्यसभा चुनाव में कानूनी और राजनीतिक दोनों मोर्चों पर कांग्रेस की हार हुई है, आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन हैं? और अब विभीषण की खोज हो रही कि आखिर वो विभीषण कौन है जिसने पूरी जानकारी दी कि मामला तेलंगाना का है। अब इस पे लेकर बहस हो गई। हालांकि अब संभावना अधिक है कि श्री राम के प्रिय केवट ने भाजपा की नैया पार लगाकर इतिहास दोहरा दिया। मतलब ये कहें कि इतिहास दोहराया है। केवट, भगवान राम के केवट बहुत प्रिय थे, उन्हें प्रिय केवट ने इतिहास दोहरा दिया है। अब अगर न्यायालय से कुछ नहीं रोक लगती तो मुझे लगता है कि केवट की नाव पार लग गई है। और अब जो पूरा मामला है ये इतना आसान नहीं है। आखिर कांग्रेस के नेताओं ने कई बार नामांकन पत्र भरे गए, कई राज्यसभा सदस्य गए, लेकिन आखिर इसमें इतनी भूल क्यों हुई, इसको इतना जल्दबाजी में क्यों लिया गया, इतना लाइटली क्यों लिया गया, ये सब बहुत ही गंभीर विषय हैं जिस पर कांग्रेस को वास्तव में चिंतन करने की ज़रूरत है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस को एक बाजीगर की ज़रूरत है जो सबको लेकर बाजीगरी कर सके, तभी मुझे लगता है कांग्रेस का कुछ उद्धार होने वाला है, अन्यथा नहीं। हम भाजपा, ठीक है, भाजपा पर कांग्रेस का आरोप लगाना काम है, आरोप लगा भी रही कि अभी तक वोट चोरी करते थे, अब पूरा मतलब सांसद के ही खरीद, लेकिन ये ठीक आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहता है। लेकिन वास्तव में अगर इस पर हम जाएं, पूरा मामला है क्या, इसमें गलती कहाँ पर किसकी है और क्या जांच में क्या आएगा। है क्या कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए 3 सीट हैं। 2 में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की जीत तय थी, जिसमें रजनीश अग्रवाल और तरुण चुग हैं। 1 में ऐसा लग रहा था कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन की जीत तय, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार उतारकर पेंच लगा दिया। और भारतीय जनता पार्टी ने, ऐसा लगता है कि पूरी रणनीति के तहत पूरा काम किया, पूरे सब चीज़ देख रहा हूँ। अंतिम समय में महेश केवट को उम्मीदवार बनाया, जो मत्स्य महासंघ के अध्यक्ष भी थे, और उनको अगर वो सांसद बनते हैं तो पार्षद से सीधे राज्यसभा सदस्य बनेंगे, मतलब उच्च सदन में जाएंगे। तो मतलब भारतीय जनता पार्टी ने पूरी रणनीति के तहत कि आखिर केवट को क्यों लाए, उसमें जो यूपी में चुनाव है, आसपास है, इसलिए पूरी समाज को करने के लिए वोट के हिसाब से लाया गया। लेकिन शायद किसी ने सोचा नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हुआ। अब जो कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन ने नामांकन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर ने जो खारिज किया है विधानसभा के प्रमुख सचिव अरविंद शर्मा ने, उसमें 5 बिंदुओं पर निरस्त किया। विधानसभा मतलब जो भी रिटर्निंग ऑफिसर है उन्होंने 5 बिंदुओं पर उसमें जो निरस्त किया, उसमें 5 बिंदु कौन कौन है। पहला तो उन्होंने फॉर्म 26 को तेलंगाना की अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में BNSS की धारा 223 के तहत लंबित कार्रवाई की जानकारी नहीं दी। ये पहला मामला जो रिटर्निंग ऑफिसर ने 5 मामलों को बताया है कि 5 मामलों से उनके वो खारिज किया गया, उनका जो भी नामांकन पत्र था। और दूसरा, शपथ पत्र में अस्पष्ट व अधूरी सील लगी है। इतनी छोटी छोटी सी गलतियाँ, मतलब इसको भी किसी गंभीरता से नहीं लिया। तीसरा, उन्होंने कहा भाग 2 के विवरण में विहित प्रारूप में बदलाव हुआ है। विहित प्रारूप में बदलाव हुआ, मतलब ये भी एक, मतलब इसको भी किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। चौथा, फॉर्म भाग B और शपथ पत्र भाग A में जो परिसंपत्तियों का मूल्य अलग अलग दिया गया है, ये भी एक गलती। आखिर ये मुझे लगता है कि जैसे बहुत लड़प्पन में या किसी जल्दबाजी में फॉर्म, ऐसी कोई जल्दबाजी थी नहीं, या किसने भरवाया किसकी नीति है कुछ नहीं कह सकते। अगर ये कहें तो ये अब जो कांग्रेस लगातार कह रही कि उनके खिलाफ कोई प्रकरण दर्ज नहीं है, केवल कोर्ट से एक नोटिस था। ये जो 4-5 कमियां निकाली हैं, मैं आपको बता दिया कि आखिर उसमें क्या क्या कमियां हैं, और उस जो छोटी छोटी कमियां था आखिर उन्होंने उसको पूरा क्यों नहीं किया। अब अगर कानूनी दृष्टि से शिकायत, अब बात करते हैं कि भाई इसमें है क्या। अगर कानूनी दृष्टि से देखा जाए तो शिकायत और प्राथमिकी में जो अंतर है वही अंतर BNS की धारा 223 और में भी है। इसमें इस धारा के तहत है कि अगर शिकायत किसी व्यक्ति के खिलाफ हुई तो शिकायत में 375 नोटिस दिया जाता है।
लेकिन संज्ञान में अगर लिया जाता है तो बीनस धारा 227 हो जाती है, लेकिन अभी तक बताया जा रहा है कि संज्ञान में नहीं लिया है। लेकिन अगर इसके कानूनी पहलू पर भी कुछ जो कानून विशेषज्ञों से बात हुई तो उनका कहना इसमें कानूनी पहलू क्या है वो भी बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने सतीश उइके बनाम देवेंद्र फडणवीस 2019 9 SSC 1 में स्पष्ट किया है कि चुनाव संचालन के नियम 1961 के तहत मामलों का खुलासा अनिवार्य होता है। अब उसमें जो चीज़ें हैं उन्होंने ये भी कहा है कि 2 वर्ष से अधिक सज़ा का प्रावधान व आरोप तय 1 वर्ष से सज़ा हो चुकी है और माननीय सक्षम न्यायालय में संज्ञान ले लिया। इन चीज़ों का उनने जो अपना 2019 में दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने सतीश उइके बनाम देवेंद्र फडणवीस मामले में इसका भी उल्लेख किया है। अब इसमें देखने की बात यह है कि आखिर ये गलती कहाँ हुई। अब ठीक है, निश्चित रूप से कांग्रेस के पास विद्वान महाधिवक्ता हैं। कल जो विवेक तन्खा साहब ने एक अपनी जो ट्वीट करके बताया था वो भी देखिए विवेक तन्खा साहब ने क्या कहा था। अब उसके बाद आज जब केंद्रीय निर्वाचन आयोग गए थे वहाँ भी उनने मुलाकात की निर्वाचन आयोग में। उसके बाद भी जो राज्यसभा सदस्य हैं जाने माने देश के प्रख्यात अधिवक्ता मनु सिंघवी जी ने भी कहा, उनको भी सुन लीजिए उनने क्या कहा। चुनाव आयोग का कानून है जिसमें ये खुलासा की उत्तरदायित्व है, उसमें लिखा है स्पष्ट कि आपको सिर्फ वो वाला खुलासा करना है जिसमें अपराध अगर प्रूव हो तो दंड 2 वर्ष से ज़्यादा हो और जिसमें चार्जेस फ्रेम हो चुके हों। ये कानून में लिखा है सेक्शन 33A में, जो हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उसका उत्तरदायित्व उसका कर्तव्य है आरओ को देखने की। अब इसमें कॉग्निजेंस की प्रथम श्रेणी में नहीं आता ये, यानी मैजिस्ट्रेट ने अभी तक कॉग्निजेंस नहीं दिया। अगर और जब वो उनको सुनने के बाद, मिस मीनाक्षी नटराजन को सुनने के बाद कॉग्निजेंस लेंगे, संज्ञान लेंगे, उसके बाद तहकीकात होगी, तहकीकात के बाद चार्जशीट होगी अगर हुई, और चार्जशीट के बाद चार्जेस फ्रेम होंगे, यानी 3 आगे के अभी तक हिस्से बचे हैं। प्राथमिक हिस्सा संज्ञान का नहीं हुआ और आरओ ने मान लिया कि ये एक क्रिमिनल केस पेंडिंग है। ये जैसा मैंने कहा 2+2 को 7 लिखने वाली गलती। अब इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि आखिर इतना क्या हुआ। अब इस मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कहा, उनको भी सुन लीजिए। मोहन यादव जी का ये कहना है, जरा सुनिए क्या कहा उनने। कांग्रेस ने जान करते हार के डर से षड्यंत्र पूर्वक उनके प्रत्याशी के फार्म में गलती रखी, क्योंकि ये सीट पर कई सारे कांग्रेसियों की नज़र थी। जब उनको सीट नहीं मिली तो ये खेल बिगाड़ने का काम कांग्रेसियों ने किया। कितनी छोटी बात है, कोई पंच सरपंच का भी फार्म भरता है तो क्या उसके आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी नहीं देना चाहिए? जो 10-10 बार चुनाव लड़ चुके ऐसे बड़े नेताओं के साथ, और वो भी राज्यसभा जैसे उच्च सदन के चुनाव में आप नाम निर्देशन फॉर्म भरते हो, तो ये आप जानबूझ करके षड्यंत्र कर रहे हैं। एक तरफ आपको अपने विधायकों पे भी भरोसा नहीं, इसलिए प्लेन लेकर उनको लड़ाने का, डराने का, कितने प्रकार से ये जो नाटक करने का प्रयास किया। सारी पोल खुल गई है। अब कांग्रेस को आत्मविश्लेषण करने की ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी के लिए सौभाग्य की बात है, हमने बीते लोकसभा चुनाव में कमलनाथ जी की सीट जीत करके एक नया रिकॉर्ड बनाया था कि हमारे पास आज की दिशा में 29 की 29 लोकसभा सीटें, हमारे आलोक शर्मा जी सहित सारी सीटें हम जीत करके प्रचंड बहुमत से आए थे। और तत्पश्चात उसी समय वैसे तो एक रिकॉर्ड बना था इंदौर का, जब मैंने कहा था कि जिस नगर का जिलाध्यक्ष हो, अगर वहाँ लोकसभा का वो प्रत्याशी नहीं लड़ा पाए तो ये उनको विचार का विषय होना चाहिए। हम अगर ये बोलेंगे तो किसी को बुरा लगेगा, लेकिन ये जो बात है वो यथार्थ है कि ज़रा अंदर झांक के देखें। जो हम नेतृत्व की कांग्रेस से भी एक अपेक्षा करते हैं कि कांग्रेस के अंदर वर्तमान के जो हालात हैं कि जो अपने प्रत्याशी का फार्म नहीं भरा पाए, जो अपने विधायकों को एकजुट नहीं कर पाए, जो अपने नेतृत्व की छाप और धाक उनकी पार्टी में अगर इसको एक्सेप्ट नहीं करते तो बीजेपी क्या करेगी? बीजेपी तो हमारे उसी भाव से चल रही है जब हम अपने महेश केवट जैसे सामान्य कार्यकर्ता को भी
एक मल्लाह माझी समाज के कार्यकर्ताओं को लाकर मौका देते हैं। और हमने अपने राज्य के अंदर भी, राज्य के बाहर भी तरुण चुग जी को मौका दिया, हमारे रजनीश जी को मौका दिया। ये हमारी परंपरा है और एकजुटता के साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी ताकत से लगी रही है। और जब ये राज्यसभा के निर्वाचन जैसे एक सामान्य चुनाव में भी पार्टी कांग्रेस की इतनी लापरवाही करेगी, तो कांग्रेस अपनी गलती को देखे। निर्वाचन अधिकारी के सामने उनने अपना पक्ष भी रखा, एक्सेप्ट भी करा कि हाँ हमने ये बात छिपाई थी। और ज़रा देखो तो सही, जिस आपराधिक प्रकरण पे हम अभी बोल नहीं रहे, वो प्रकरण किस प्रकार का है। प्रत्याशी ला रहे हैं तो प्रत्याशी को लाने के पीछे वो देख तो ले कि जिस धारा में उन पर प्रकरण चलाने के लिए परिवाद लगाया गया तेलंगाना सरकार में न्यायालय के सामने, उसके बारे में क्या आप बोलेंगे? वो कोई नारी बंधन वाली बात है क्या? शर्मनाक बात है। प्रत्याशी चयन करते समय इन सारी बातों को देखना चाहिए। अब मोहन यादव जी के बाद अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आखिर इस रणनीति के पीछे है कौन। मुख्यमंत्री थी ही, लेकिन आखिर जो तेलंगाना का मामला था उसकी जानकारी किसने दी? तेलंगाना के प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष वो भी यहाँ आए हुए थे। अब उसके बाद जब ये जानकारी कैसे आई, अब ये जो प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, इनको जैसे ही जानकारी आई किसी के माध्यम से, मैं इनने पूरी जो रणनीति बनाकर फिर पूरा दायित्व दे दिया जो प्रदेश महामंत्री हैं राहुल कोठारी की। फिर पूरी जानकारी एकत्र कर राहुल कोठारी ने सबको पूरी जानकारी एकत्र करके पूरी सब जब निर्वाचन आयोग संख्या मतलब बाकी उनके अधिवक्ता वो तो लगे ही थे, जो भी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के और नियम कानून के जानकार लोग, उनमें सब लोग लगे, सबने अपनी अपनी। लेकिन कांग्रेस भी मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के इस चाल में उलझ गई। अब जीतू पटवारी भले बोले, जीतू पटवारी का कहना है कि भाजपा डर गई थी इसलिए अपनी इज्जत बचाने के लिए ऐसा किया। ये जीतू पटवारी ने क्या कहा, सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के नकाब को, उनके चेहरे पे से उनका जो ये तिलस्म था वो तोड़ दिया। अगर आप लोग दिख जाते तो उनको ये क्राइम नहीं करना पड़ता, ये षड्यंत्र नहीं करना पड़ता, ये अपराध जो लोकतंत्र की हत्या करता है ये नहीं करना पड़ता। मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूं मेरे परिवार के उन साथियों का जिनको पार्टी ने फॉर्म पर सिग्नेचर करने बुलाया और कहा कि अब हमें यहां से और कहीं रवाना होना है। तो एकजुटता से सबने अपने परिवार को बुलाया और जो पार्टी का आदेश है उसको सर माथे पे लेके तैयार हो गए। मैं माफी भी चाहता हूं मेरे परिवार के साथियों से कि जो सरकारी यातना पूरे दिन मेरे विधायक गण के परिवार वालों को झेलनी पड़ी, वो पूरे 500-500, 700 किलोमीटर से रात भर चलकर उनके परिवार के लोग आए, छोटे छोटे बच्चे आए, परिवार की बहनें आई, उनकी हमारी इनकी बहुएं और भाभियां आई, और फिर पूरा दिन एयरपोर्ट के अंदर भी नहीं घुसने दिया। उसके बाद भी दृढ़ संकल्प के साथ जिस तरीके से आप वहां खड़े रहे पूरे परिवार जन के साथ, मैं आपको सैल्यूट करता हूं, आपसे माफी मांगता हूं और आप सबका धन्यवाद भी देना चाहता हूं। अब आपने सुना कि जीतू पटवारी ने क्या कहा। ये सब तो ठीक है, आरोप प्रत्यारोप, लेकिन वास्तव में जो हुआ है क्या वो ठीक है? ये राज्यसभा चुनाव का मामला केवल नामांकन पत्र निरस्तीकरण तक सीमित नहीं है। यह कांग्रेस की संगठनात्मक तैयारी, कानूनी सतर्कता व राजनीतिक प्रबंधन तीनों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। आखिर पार्टी हाईकमान ने क्यों ऐसा किया होने देना किसी भी वरिष्ठ नेताओं को अपने विश्वास में नहीं लिया? अब पार्टी हाईकमान सबको मालूम है कि मीनाक्षी नटराजन जी राहुल गांधी की बहुत करीबी मानी जाती हैं, इसी कारण उनको टिकट भी दिया। मध्य प्रदेश में कोई नेता नहीं चाहता था कि मीनाक्षी नटराजन को टिकट मिले, लेकिन लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वीटो का उपयोग करके और मीनाक्षी नटराजन को टिकट दिया। अब निश्चित रूप से अगर ये कहा जाए तो कांग्रेस की बहुत बड़ी हार है कि अगर नामांकन पत्र निरस्त हो जाना, बहुत इसके पहले लोकसभा चुनाव में भी एक बार हो चुका है, विदिशा संसदीय से राजकुमार पटेल का हुआ था। अगर इतनी गलतियां कांग्रेस कर रही फिर भी नहीं सुधर रही, आखिर निश्चित रूप से बहुत गंभीर विषय है, इसमें कांग्रेस को सोचने की ज़रूरत है। अब चुनाव आयोग का फैसला क्या आता? चुनाव आयोग में जाकर मिले और उसके बाद चुनाव आयोग का फैसला तो अभी आया नहीं है, लेकिन क्या होता है उसका कह नहीं सकते। उसके बाद वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा का कहना है कि वो
कोर्ट जाएंगे, इंदौर कोर्ट जाएंगे, जबलपुर ग्वालियर कहाँ, या फिर सुप्रीम कोर्ट कहाँ, इस पर भी जाने की तैयारी कर रही। लेकिन अब तो ठीक है तैयारी है, लेकिन जिस तरह से अभी सक्रिय हुई है पूरी कांग्रेस, अगर शुरू में ये बात कर ली जाती तो शायद ये स्थिति नहीं बनती और कांग्रेस को नीचा नहीं देखना पड़ता। निश्चित रूप से ये कांग्रेस की कोई राज्यसभा की एक सीट के नामांकन निरस्त होना नहीं है, ये बड़ी हार है और इसका असर अगले 2.5 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी दिखेगा, क्योंकि अब कांग्रेस को बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। ऐसे में केवल हवा हवाई में काम होने वाला नहीं है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने भी मीनाक्षी नटराजन का जो आवेदन उनके वकीलों ने दिया था, जिसमें निर्णय को गलत ठहराया गया था कि मध्य प्रदेश के जो रिटर्निंग अफसर उन्होंने गलत निर्णय दिया, उसको भी चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया। अब कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख करेगी और संभावना है कि कल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की जाए। लेकिन एक जो और कांग्रेस की कमी है जिसको और मैं उल्लेख करना है कि कांग्रेस लड़ भाजपा से रही और लगातार डिफीट खा रही। अब फिर कई मामले ऐसे राजकुमार पटेल का मामला सामने है, अक्षर बम का इंदौर में। अब तीसरा मामला था आखिर कांग्रेस ने डमी कैंडिडेट क्यों खड़ा नहीं किया। ये बड़ी बात सोचने वाली है कि हर छोटे छोटे से मामले जब लगता है कि हम भाजपा जैसी सर्वसंपन्न पार्टी से लड़ रहे हैं तो उन्हें एक हाथ आगे चलना चाहिए, थोड़ा सा अपना बचाव करके चलना चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने यहाँ भी गलती कर दी कि किसी को डमी उम्मीदवार के रूप में नहीं उतारा। कि आगे क्या होता है अब, लेकिन मुझे लगता है कि श्री राम के प्रिय केवट ने भाजपा की नैया पार लगाकर इतिहास रच दिया। अब ये तो 18 तारीख को ही पता चलेगा, अगर इसके पहले माननीय न्यायालय से कोई निर्णय नहीं आ जाता। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह के खबरों के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी सब्सक्राइब करिए। आपके पास भी कोई खबर है तो मुझे ज़रूर बताएं। हमारा नाम है पब्लिक वाणी।